हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना एक और नया टॉपिक, वो है फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मीन्स इसका जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशन भी है एंड मोनार्की भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक सेकेंड प्लीज। ओके, चलो तो अपना टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने प्रीवियस वाले टॉपिक का सारा क्लियर कर लिया था एंड पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था उसमें हमने? कि जो लुईस 16 था, मैं थोड़ा ऊपर वाला पार्ट बता रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सारा कवर कर लिया था। देखो, लुईस 16 ने क्या बोलते हैं, नेशनल जो स्टेट जनरल्स की असेंबली थी उसको बुलाया है ना, और उसमें तीनों स्टेट के मेंबर्स आए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट के। फिर लुईस 16, क्योंकि उस टाइम पे किंग्स को जो था डायरेक्ट ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था कि मतलब उसके टैक्सेस को बढ़ाने का, ये डायरेक्ट अधिकार नहीं था। बाकी सारे राइट्स थे बट एक ये नहीं था। तो ये किसको था? स्टेट जनरल की असेंबली को। जो मतलब स्टेट जनरल्स होते थे उनका होता था ये राइट। ठीक है, तो अब क्या था कि आए तीनों स्टेट के मेंबर आए। फर्स्ट में से 300 थे, सेकेंड के भी 300 थे, थर्ड जो थे उसके 600 थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो लुईस 16 था, तो उसने वही पुराना वाला तरीका अपनाया। मतलब वही पुरानी जो चली आ रही थी काफ़ी टाइम से, जब भी ये असेंबली होती थी स्टेट जनरल्स की, तो वोट जो जिस तरीके से पहले वोटिंग होती थी उसी तरीके से लुईस 16 ने इस बार भी करवाने का सोचा। अब क्या हुआ कि इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार थोड़ा मतलब राजा से अपनी डिमांड रखी, किंग से डिमांड रखी कि नहीं, इस बार थोड़ा डिफरेंट वे होना चाहिए वोटिंग का। ठीक है, उसमें क्या बताया उन्होंने? उसमें उन्होंने कहा कि भाई कि वोटिंग कैसे होनी चाहिए कि हर एक जो मेंबर है, हर एक यहाँ पे इंडिविजुअल को वोटिंग राइट होना चाहिए। मतलब तीनों स्टेट के हर एक इंडिविजुअल मेंबर को वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट, मतलब तीन स्टेट, तीनों में से एक एक वोट आएगा। सारे स्टेट में से फर्स्ट में से 300 वोट आने चाहिए, सेकंड में से भी 300 वोट आने चाहिए, तीसरे में से 600 वोट, मतलब 600 वोट्स आने चाहिए। हर एक स्टेट के हर एक इंडिविजुअल पर्सन को वोटिंग की राइट होनी चाहिए। ठीक है, वोटिंग बराबर होनी चाहिए। पर किंग ने मना कर दिया, किंग ने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को। ठीक है, तो अब जो लोग आए थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने इस असेंबली को, इस मीटिंग को क्या किया? बॉयकॉट कर दिया। वो बाहर गुस्से में एक प्रोटेस्ट में चले गए कि हम राजा की बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने असेंबली को क्या कर दिया? मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर क्या हुआ? भाई वर्कआउट कर दिया। उसके बाद फिर उन लोगों ने खुद को एक तरीके से फ्रांस के लिए, पहले तो वो लोग अपने घर पे चले गए उस टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ? उस टाइम तो अपने घर पे चले गए, उसके बाद फिर बाद में वो फिर से उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ये डिसाइड किया कि हमारी जो क्या बोलते हैं, बेइज्जती हुई थी किंग के उसमें मीटिंग में। ठीक है, तो अब मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट में सब लोग आगे कि अब हम क्या करेंगे? हम जो वर्साइल्स फोर्ट है उसके टेनिस कोर्ट में जाते हैं। उसके टेनिस कोर्ट में जाकर हम क्या करेंगे? वही वहाँ पर पहले तो उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली वहाँ पे जाके घोषित कर लेते कि अब हम फ्रांस की नेशनल असेंबली है। ठीक है, और क्या कहा कि अब हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन नहीं कर लेते। तो उन्होंने ये एक तरीके से कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय कर लिया, है ना। तो वही आपका इंग्लिश में वर्ड दिया गया है। देखो, अरे यहाँ पे ये बना हुआ था। ओके, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, रिवीजन करा दिया मैंने आपको। सॉरी। ठीक है, तो भाई उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने ये कह दिया कि हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे, हम यहाँ से तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिज़ाइन कर लेते। ठीक है, अब जो नेशनल असेंबली बनी थी उसके दो लीडर्स भी थे। पहले थे अबेसियस और मेराव्यू, ये दो लीडर्स थे, और दोनों में से कोई भी थर्ड स्टेट का मेंबर नहीं था, है ना। अगर आपने पिछले वाली वीडियो पढ़ी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि दोनों में से कोई भी थर्ड स्टेट का मेंबर नहीं था। तो फिर किसके थे? फर्स्ट और सेकंड के। ठीक है, अबेसियस एक प्रीस्ट थे, प्रीस्ट अबेसियस थे, तो वो फर्स्ट स्टेट के थे, और जो मीराव्यू थे वो सेकंड स्टेट के थे। ठीक है, वो कौन किसके थे? सेकंड स्टेट के थे मीराव्यू। और
क्या बोलते हैं, जो अवेसेस थे, तो दोनों अलग अलग हिस्ट्री के थे। बट ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी आंखें खुल चुकी थी। ठीक है, इन्हें ये पता था कि जो किंग है वो गलत कर रहा है, लोगों के साथ किंग गलत कर रहा है। ऐसे इतने ज़्यादा मतलब नहीं बढ़ाने चाहिए टैक्सेस एकदम से, है ना। लोग क्या खाएंगे पिएंगे, लोगों को भी तो कुछ चाहिए होगा भाई। लोग क्या हवा ही खा के जिएंगे, है ना। तो इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं बढ़ाने चाहिए। उनकी आंखें खुल गई थी भाई, और वो लोग क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेट की तरफ थे, इसलिए उनको लीडर घोषित किया गया। भाई वो लीडर बने किसके, नेशनल असेंबली के। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम शुरू हो गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे लोग, वो तो भाई टेनिस कोर्ट में खड़े। एक अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देख लो, आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बता नहीं पाई थी। ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ यहीं पे नहीं, टेनिस कोर्ट ओथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टेनिस कोर्ट ओथ क्या था, वही जो उन्होंने ओथ ली थी, उतने हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसे हम लोग प्लेज लेते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ओथ ली थी, है ना। उन्होंने वहाँ पे ओथ ली थी कि टेनिस कोर्ट ओथ, क्योंकि टेनिस कोर्ट में ली थी, है ना, टेनिस कोर्ट में ली थी, और एक क्या ली थी, ओथ ली थी कि हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक हम फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये टेनिस कोर्ट ओथ ली थी भाई उन्होंने, और इसको अगर आप देखो प्रॉपरली तो ये ली थी। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दे रही एक बार फिर से, क्या ली थी कि अरे हाँ देखो, नेशनल असेंबली सॉ नॉट टू डिस्पर्स till they drafted a constitution of France, not to disperse from the tennis court till they drafted the constitution of France। मतलब नेशनल असेंबली ने खुद को एक तरीके से फ्रांस के लिए बहुत ही, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली जो थी उसने कहा कि हम फ्रांस के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो वो खुद को इस तरीके से देख रही थी फ्रांस के लिए, अपने नेशन के लिए। वो कह रही थी कि हम फ्रांस के लिए लड़ेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो नेशनल असेंबली डिस्पर्स की और कहा कि हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे। डिस्पर्स मतलब शोर, मतलब क्या होता है, प्रॉमिस करना, प्रॉमिस लेना एक तरीके से, है ना। और डिस्पर्स मतलब यहाँ से तब तक नहीं लेंगे, यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे। तो नेशनल असेंबली ने वहाँ पे प्रॉमिस खुद से लिया कि भाई हम यहाँ से तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम नेशनल मतलब एक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन नहीं कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टेनिस कोर्ट ओथ भी आप इसे कह सकते हो कि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, वो जो नेशनल असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर रही थी, बट जो फ्रांस थी उसकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। फ्रांस जो था वो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वहाँ पे उथल पुथल मची हुई थी, जो क्योंकि नेशनल असेंबली कहाँ पे थी, वो थी टेनिस कोर्ट में। ठीक है, बाकी जो बाहर फ्रांस में सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई थी। इसमें क्या हुआ था, वुमेन्स ने जो शॉपकीपर्स थे उन पर अटैक कर दिया था। ठीक है, शॉपकीपर्स थे उन पर अटैक कर दिया था, क्योंकि भाई जो वुमेन्स थी वो लाइन लगाई हुई थी बेकरी के सामने, है ना। और उन्हें भाई जो शॉपकीपर्स थे काफ़ी ज़्यादा टाइम से लगाई हुई थी एक्चुअली, इसलिए सारे के सारे गुस्सा गई थी वुमेन्स। और सिर्फ वुमेन्स ही नहीं, मैन भी थे जो कि जिन्हें एक्चुअली वहाँ पे अलाउ नहीं था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जाना के लिए अलाउ नहीं था। वो उसमें कौन से आते थे, आर्टिशियंस आते थे, और जो चिल्ड्रंस थे, वुमेन्स थी, और पीजेंट, स्मॉल पीजेंट्स थे, तो इन सबको अलाउ नहीं था वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जाने के लिए। मतलब क्योंकि देखो, आपने जब देखा था कि राजा ने मीटिंग जब बुलाई थी तब भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। ठीक है, उन्हें नहीं बुलाया गया था, उन्हें अलाउ नहीं था। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तब भी इन्हें अलाउ नहीं था। ठीक है, तो वो लोग फ्रांस में ही थे और सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। तो वोमेन्स जो थी उन्होंने अटैक कर दिया था, कहाँ पे, बेकरीज पे, शॉप्स पे अटैक कर दिया था। तो राजा ने क्योंकि जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि र्यूमर स्प्रेड हो गई थी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि राजा ने अपने जो ट्रूप्स थे उनको भेजा सिटी में, बट दिक्कत क्या हुई कि एक र्यूमर स्प्रेड हो गई कि राजा ने क्या कहा है कि जाओ सिटी में और जो लोग हैं उनकी क्रॉप्स को, उनकी फसल्स को डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, मतलब, और उसने कहा था एक तरीके से सिचुएशन को संभालने के लिए कि फ्रांस में जाके सिचुएशन को संभालो, पर र्यूमर स्प्रेड कुछ और ही होगी। उसके बाद फिर क्या र्यूमर स्प्रेड हुई कि जो क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स ऑफ मैनोर है, उन्होंने कुछ बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स को हायर किया है। ठीक है, कहते नहीं कि गुंडे टाइप लोग, तो उनको हायर किया है ताकि लोगों की जो फसलें हैं उनको वो बर्बाद कर दें, ताकि जो सिचुएशन फ्रांस में चल रही है वो
कंट्रोल में आ जाए। तो लोगों में और गुस्सा बढ़ गया और आग बढ़ गई। तो अपने घर से भैया सबने उठाए जो भी हथियार मिले उन्हें, हथियार मतलब खेत जो जो किसान हो गए उन्होंने वैसे वाले हथियार आपने उठा लिए है ना, यहाँ पे दिया भी गया आपको, ठीक है। तो क्या किया लोगों ने होज होज जो होती खेती में यूज आती है ना, पिचफॉक्स ये सब उठाए। और चेत्युक्स क्या होते हैं, बड़े बड़े महल जिनमें ऐसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मैनोर्स होते हैं, ये सब रहते हैं, ठीक है। तो ये महल होते हैं कुछ सॉरी। तब क्या था कि लोगों ने जो वहाँ पे अटैक कर दिया चेत्युक्स पे। और जो लैंड ऑफ मैनूस मतलब वहाँ के उसमें जो चेत्युक्स में डॉक्यूमेंट्स थे उन लोग के लैंडलॉर्ड्स के, है ना, और जो जो क्या बोलते ग्रेन्स फ्रेन्स अनाज वनाज उनके थे उन सबको जला दिया, ठीक है। और कई सारी चीज़ों की बर्बादी करते एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे भाई, सब ने प्रोटेस्ट कर दिया था, है ना। सो दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, बर्न डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मिनरल ड्यूज, मतलब जो कि ड्यूज लोगों ने लिए होंगे उनसे, है ना, जो पैसा उन्होंने लिया होगा लोगों ने उधार, तो उन्होंने कहा कि अब जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो लोगों ने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने कहा कि जला ही दो, क्या मतलब रहेगा, फिर जब प्रूफ ही नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं पाएंगे, है ना। तो लोगों ने जला दिए। अब क्या हुआ भाई कि जो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और ये जो मैनोर्स थे ये सब भागने लगे गांव छोड़ के, यहाँ तक कि फ्रांस छोड़ के भी भागने लगे, फ्रांस से भी बाहर जाने लगे। तो फिर राजा ने ऐसी सिचुएशन को देख के कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था, जो नेशनल असेंबली थी उसके अंडर उसके आगे सरेंडर कर दिया कि भाई नहीं, माफ़ करो, मैं तो आप ही के कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, जो प्रिविलेजेस थी फर्स्ट और सेकेंड की उसे भी कम कर दिया गया। और जो टैक्सेस लगाए थे फर्स्ट और सेकेंड टेथ और टेल, इनको भी हटा दिया गया, है ना। अब क्या हुआ कि जो चर्चेस थे, जो मतलब एबॉलिस्ड ओन्ड बाय द चर्चेस और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो पैसे चर्चेस से लिए गए थे, है ना, जो चर्चेस पैसे लेते थे, नहीं टैक्स लेते थे टेथ और टेल, तो जो टेथ और टेल टैक्सेस होते थे उसमें से चर्चेस भी लेते थे टैक्स, है ना। तो क्या हुआ भाई कि जो टैक्सेस थे उन्हें भी हटा दिया गया। इनफैक्ट जो लैंड्स थी जो ली थी चर्चेस ने, या फिर जो किंग थे, जो लैंडलॉर्ड थे, इनसे जो इन्होंने जो लैंड्स कॉमन पीपल से ली थी, तो उनको भी लोगों ने ले लिया, है ना, लोगों ने ले लिया उनको भी। तो दे अबॉलिश द एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च फॉर कॉन्फिस्टिकेटेड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का भी नुकसान हो गया था, ठीक है, समथिंग 2 बिलियन लीब्र का उनका नुकसान हो गया था। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इसका मैंने एक रिवीजन करा दिया आपको, और इसमें मैंने आपको डेट्स नहीं बताई हैं, बट आपको ध्यान रखना है डेट्स, ठीक है। डेट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसे 14 जुलाई को वेस्टर्न फोर्ट पे आके पड़ा हुआ था, और क्या था, और 5 मई को 1789 को यूनिवर्सिटी मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। और क्या था, 20 जून को वो सब क्या बोलते इंडो टेरिस कोर्ट में गए थे, इकट्ठा हुए थे 18 जून को। चलो, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल और मोनार्की बन गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी, मतलब राजा का रूल भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था, संविधान भी था, ठीक है। तो देखो, चलो अपने मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट थिंग तो ये मत समझिए कि इसमें कुछ भी नहीं है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इजी टॉपिक है यू कैन से, ठीक है। जब इसे समझाएंगे तो ये बहुत इजी बन जाएगा। सो इस हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं। ओके, चलो। सो नेशनल असेंबली जो थी उसने फाइनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया, कब, 1791 में। सो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, ठीक है, 1791 में। अब क्या हुआ भाई, जो मतलब जो उसका मेन ऑब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, एक्चुअली मेन ऑब्जेक्ट ये पहले भी मैंने आपको बताया था आई थिंक, जो एक और टॉपिक में ये आया था। क्या था मेन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली उसका, टू कंट्रोल और टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क की पावर को कंट्रोल करना या फिर लिमिट करना, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था। किसका ऑब्जेक्टिव था मेन, ये था जो नेशनल असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था मोनार्क की पावर्स को लिमिट करना, कम करना, ठीक है। आगे समझ में क्या मेन ऑब्जेक्टिव था।
देखो क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहती हूँ कि किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आपको आंसर उसकी क्लियरिटी से आने चाहिए, ठीक है। जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आपको पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन फिर टेढ़े मेढ़े कैसे ही बन जाए, आंसर आपका उसी में से रहेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लास 7th की क्लास 9th की आपकी हिस्ट्री की बुक है, क्लास 10th के क्वेश्चन आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। क्वेश्चन तो इसी बुक से आएंगे, तो आंसर भी इसी बुक में रहेंगे, इसी चैप्टर में रहेंगे। बस आपको ध्यान देना है एंड अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे, वो एक्चुअली क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, मोनार्क की पावर्स को लिमिट करना, कम करना, है ना, लिमिटेशन में रखना कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा उसी हिसाब से किंग को फैसले लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो उन्होंने कहा कि भाई किंग तो तुम रहोगे, रूल तो करोगे, पर रूल किसके हिसाब से करोगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तुमसे भी जो मतलब नेशनल असेंबली के लोगों का कहना ये था कि तुमसे भी ऊपर कौन रहेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और रूल करोगे, ऐसा नहीं कि हम तुम्हें रूल्स हटा रहे हैं, ठीक है। रूल करो, बिंदास करो रूल, कोई दिक्कत नहीं, बट किसके हिसाब से करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करोगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक तरीके से उनका कहना यही था, ठीक है। तो क्या था कि टू लिमिट दी पावर्स टू मोनार्क, मोनार्क की जो पावर्स थी उनको लिमिट करना, ठीक है। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, इसको गलत मत करना आप, है ना, याद रखना। उसके बाद क्या हुआ कि जो पावर थी उनको क्या किया गया, मतलब जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनका एक्चुअली ये था कि पावर को एक ही हाथ में नहीं रहना चाहिए, है ना। जो पावर है वो डिवाइड हो जानी चाहिए। तो अगर वो सेपरेट रहेगी पावर, तो सही से जो देश है वो चल पाएगा, ठीक है, एक ही हाथ में पावर ना रहे। तो क्या हुआ भाई ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पावर्स थी इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, ठीक है, इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जैसे कि द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब आपको मुझे ये आंसर बताना है इन द कमेंट, आप ये आंसर बताओ मुझे कि जो लेजिस्लेचर जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव वाला जो आइडिया था, है ना, पावर को सेपरेट करने वाला आइडिया, ये कौन से फिलोसोफर का था, और इनकी बुक का भी नेम बताना है, ठीक है। तो इसका आप मुझे आंसर देना कमेंट में, ठीक है। तो ये आपका मेरी तरफ से क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने देखा था ये अपने नेक्स्ट टॉपिक में। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या हुआ भाई, पावर थी उनको सेपरेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनमें पावर सेपरेट हो गई। फिर क्या हुआ, जो फ्रांस था, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसने फ्रांस को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, ठीक है। समझ में आ गया इतना, आई होप इतना पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो ये आपको मैं टेबल दिया गया है, इस टेबल को मैं समझाऊंगी, बट कब समझाऊंगी, बाद में। आप कहोगे बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, पहले ना इसको, ये जो नीचे पैरा दिया गया है यहाँ तक, इसको रीड करो, ठीक है। उसके बाद इस टेबल को मैं और अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट पहले टेबल नहीं समझाती, पहले इसको समझा देती हूँ, उसके बाद फिर टेबल समझाऊंगी, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो जो एक्टिव पैसिव दिया गया है, इसके अच्छे से खासी डेफिनेशन किसमें दी गई है, नीचे दी गई है। तो पहले नीचे देख लो आप उसमें, फिर इसको मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। चलो, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस का था, उसमें जो इलेक्टर्स थे नेशनल असेंबली के लिए, उनको भी इलेक्ट होना होता था, और लोग जो थे वो क्या बोलते हैं, इलेक्शंस भी हेल्ड होने लगे, है ना, इलेक्शंस भी हेल्ड होने लगे, हर एक पर्सन के पास इलेक्शन जो वोट करने की राइट थी। बट मतलब रोड थी तो राइट, क्या बोलते हैं, वोट करने की, बट वी कैन से कि टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे कि जो लोग हैं वो वोट करना और नहीं करना, मतलब कैसे, देखो मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक्टिव सिटीजन जो होते थे, नेम दिए गए थे एक्टिव और पैसिव सिटीजन, ठीक है। तो जो एक्टिव सिटीजन होते थे वही वोट करेंगे, पैसिव वोट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न था। रीज़न एक्चुअली क्या था कि देखो, एक्टिव सिटीजन पहले तो वोट करते थे, ठीक है, इलेक्टर्स बनते थे उनसे, फिर नेशनल असेंबली। तो एक्चुअली देखो रीज़न क्या था इसका, इसका मेन रीज़न यही था कि जो भी पर्सन, जो भी मैन 25 ईयर्स से अबव का है,
साथ ही साथ 25 ईयर्स से अब आपका तो है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है, बट क्या नहीं, क्यों नहीं हो सकता था? इसका ये भी रीज़न था कि 25 ईयर्स से तो अब का होना चाहिए वुमेन, और क्या होना चाहिए कि वो जो टैक्स पे कर रहा है, वो 3 डेज की लेबर्स की बेजेस के इक्वल होना चाहिए। मतलब 3 डेज में, 3 दिनों में एक आदमी, एक मैन कितना कमा रहा है उतना आपको टैक्स पे करना। 3 डेज में एक इंसान जितना कमा रहा है ना, उतना आपको टैक्स पे करने में लगा देना है। तभी आप एक्टिव सिटीजन बन पाओगे और तभी आपको वोटिंग की राइट्स होंगी, वरना आप पैसिव सिटीजन में आओगे। ठीक है, तो आप देखो ये कहाँ लिखा, क्या है, कहाँ लिखा है ये कि ओह सॉरी, ओके, so only the man above 25 of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wages were given the status of active citizens। ठीक है, पैसिव क्या होते थे? पैसिव सिटीजन जो होते थे भाई दैट एक सेकेंड अपना वर ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब देख लिया कि एक्टिव सिटीजन्स में कौन आते थे। अब देखो, जो लोग नहीं कर पाते थे, ठीक है, पहले तो एक्टिव सिटीजन्स को वोट करने की राइट थी। अब जो नहीं कर दो पाते थे, वो सारे रिमेनिंग जो बचे हुए लोग थे, वो काम किस में आते थे? पैसिव सिटीजन्स में आते थे। किस में आते थे? पैसिव सिटीजन्स में। किसमें? पैसिव सिटीजन्स में आते थे। कौन कौन से लोग होते थे पैसिव सिटीजन्स में? जो बचे हुए मैन जो कि नहीं पे कर पाते थे, और वुमेन और बच्चे, ये सब आते थे। ठीक है, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग भाई, जो इलेक्टर्स है वो बनेंगे कहाँ से? कहीं ऊपर से डायरेक्ट उतर के तो आएंगे नहीं कि भगवान जी के पास से उतर के आए और हम इलेक्टर्स हैं, है ना? ऊपर से तो उतर के आएंगे नहीं, बनेंगे तो उन्हीं लोगों के बीच में से। तो फिर इलेक्टर कौन बनता था? क्या कंडीशन होती थी इलेक्टर बनने के लिए? मतलब जो नेशनल असेंबली में जाएगा, जैसे कि क्या होता था कि ये आपके में टेबल दी गई, यहाँ पे इस टेबल को देख लो, अब इससे आप समझ जाओगे। ठीक है, क्या होता था? एक्टिव सिटीजन्स ये हो गए। ठीक है, ये एक्टिव सिटीजन्स वोट किसको करेंगे? ये इलेक्टर को ही तो वोट करेंगे, और जो इलेक्टर जीत जाएगा वही नेशनल असेंबली में आके बैठ जाएगा। ठीक है, वही नेशनल असेंबली में आके बैठ जाएगा। और इलेक्टर्स जो होते थे, इलेक्टर्स वो वोट एक्चुअली नेशनल असेंबली के मेंबर को करते थे, आप ये कह सकते हो। और इनको जैसे जिनको बनना ही होता था, नेशनल असेंबली में जाना होता था, तो वो उन्हें इलेक्टर्स में आने के लिए एक्चुअली करना क्या पड़ता था? एक्चुअली क्या करना पड़ता था उन्हें इलेक्टर्स में आने के लिए? तो उन्हें करना ये पड़ता था, ओके, तो उन्हें क्या करना पड़ता? देखो, जो भी मेंबर्स जिन्हें क्वालिफाई होना था इलेक्टर्स के लिए, ठीक है, वो क्या करते थे? उन्हें सबसे ज़्यादा हाई टैक्स पेयर के ग्रुप में, या फिर क्या बोलते, कहते हैं ना कि इस ग्रुप में एक्चुअली जो सब टैक्स तो पे कर रहे हैं एक्टिव सिटीजन्स भी, बट जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है वो इलेक्टर्स में आएगा। और वही, अगर इलेक्टर्स, मतलब जो इलेक्टर्स में आ गए, ठीक है, जो भी सबसे ज़्यादा पे कर रहा है टैक्स वो इलेक्टर्स में आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? जो एक्टिव सिटीजन्स है वो उस इलेक्टर को वोट करेंगे, और फिर वो इलेक्टर जाके कहाँ पे बैठेगा? नेशनल असेंबली में बैठेगा। ठीक है, और इलेक्टर्स में समथिंग इलेक्टर्स होते थे उसमें समथिंग 50,000 मैन होते थे, और जो इनसे इलेक्ट हो जाते थे वो सारे किधर आ जाते थे? नेशनल असेंबली के हिस्से, पार्ट बन जाते थे, हिस्से बन जाते थे, है ना? नेशनल असेंबली में ये लोग आ जाते थे, सिलेक्ट हो जाते थे नेशनल असेंबली के लिए। और नेशनल असेंबली में टोटल 745 मेंबर्स होते थे। कितने? 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली में। अब जो बाकी के बच्चे पैसिव लोग हैं, पैसिव पीपल, वो सब ये होते थे। ठीक है, पैसिव चिल्ड्रंस बिलो 25 हो गए। और नो वोटिंग अबाउट, ये देखो, नो वोटिंग अबाउट 3 मिलियन मैन। नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन, जिनको वोटिंग राइट नहीं थी, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं थी,
उनकी पॉपुलेशन फ्रांस में पता है कितनी थी? 3 मिलियन की पॉपुलेशन थी फ्रांस में, जिनको वोटिंग राइट्स थी ही नहीं थी, क्योंकि वो एक एक्टिव सिटीजन नहीं थे। उनकी संख्या जो थी वो कितनी थी पता है? वो थी आपकी 3 मिलियन, और 4 मिलियन लोग जो कि टैक्स पे कर सकते थे। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया हो। अब फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पे आएंगे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्चुअली क्या है कि उसमें राइट्स जो है सबसे पहले वो फ्रांस के लोगों के लिए, लोगों में भी कौन? मैन, ओनली मैन। अभी वुमेन को तब भी पावर्स नहीं आए, वुमेन के पास तब भी राइट्स नहीं आई हैं। ठीक है, वुमेन के पास तब भी राइट्स नहीं आई हैं। क्या है यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें क्या था? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, राइट सच एज राइट टू लाइफ होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए उनके पास। कैसे कैसे राइट्स दी गई थी उन्हें? तो कैसे कैसे दी गई थी? राइट टू लाइफ होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस होना चाहिए। कौन सा? फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, वर इस्टेब्लिश्ड एज द नेचुरल, वर इस्टेब्लिश्ड एज द नेचुरल, एक सेकंड पूरा, ओके, हाँ, so were established as natural and inalienable rights that is belonged to such human beings by birth and could not be taken away। क्या था? वही जो राइट्स थी, देखो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, राइट राइट टू लाइफ हो गई, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस हो गई, इक्वालिटी हो गई फॉर लॉ एंड ऑल, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में थी। बट कुछ ऐसी राइट्स जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए नीड में है, मतलब वो नीडेड ही है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो राइट्स नेचुरल राइट्स और इनएलिएबल राइट्स होती थी। कौन सी? नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स। ठीक है, नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स होती थी वो लोग, वो जो राइट्स होती थी। एंड बी टेकन अवे was the day of the status to protect each citizen natural rights। ओके, ये गलत हो गया बाई मिस्टेक। हाँ चलो पहले ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो क्या था कि ये सारी राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन दी थी, बट कुछ और इम्पॉर्टेंट राइट्स जो कि यूनिवर्सल हैं, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी वुमेन के लिए, मैन के लिए, जो कि चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहिए ही चाहिए। तो वो राइट्स इस बात में नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स में आती थी, जो कि एक पर्सन के पास बर्थ से ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका भाई, उसमें राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स डिक्लेयर की गई है। ठीक है, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, तो इसमें से ये जो पैरा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आई एम श्योर कि आ सकता है। ठीक है, अब एक और मेन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसको तो एकदम अच्छे से जाना करके, वरना एग्ज़ाम में क्या होगा पता है? समझ सकते हो है ना क्या होगा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स, ना ही सिर्फ फ्रांस के, इंडिया के भी कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स होते थे। ठीक है, अब क्या होता है देखो, जो मेजोरिटी है मैन की या फिर वुमेन की, वो 18वीं सेंचुरी से ऐसी ही है। 18वीं सेंचुरी से, कब से? 18th सेंचुरी से ऐसी ही है। ठीक है, सो मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन दी 18th century could not read and write। So injuries, okay. So images and the symbols were frequently used instead of printed birds, or we can say printed birds to communicate with each other। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि
जो भाई इमेजेस है या फिर सिंबल्स है, ये फ्रिक्वेंटली यूज हो जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली क्या होता है, यूज्ड हो जाते हैं ये लोग, फ्रिक्वेंटली क्या होते हैं, यूज। तो देखो इसमें क्या दिया गया है भाई, कि जो आपके फ्रिक्वेंटली यूज में है, इंस्टेड ऑफ द इमेजेस या फिर सिंबल्स। मैं इसको लाइन खींच दे रही यहाँ पे। ओके, सो द इमेजेस एंड द सिंबल प्रिंटेड वर्ड्स टू, हाफ पार्ट आया नहीं इसका, अब पूरा आ गया। ठीक है, तो देखो इसका मीन्स मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको। इसमें होता था इमेजेस या सिंबल्स होते थे, वो तो लोग देख के पहचान लेते थे। ठीक है, वो तो यूज होते थे लोगों के द्वारा, क्योंकि कोई इमेज लगी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नेशनल फ्लैग हो गया है, आपका नेशनल कोई भी सिंबल ले लो आप, ठीक है, कोई भी नेशनल सिंबल ले लो, तो उसमें क्या होता है भाई कि हमें पता है कि हमारे यहाँ का, हमारी इंडिया का एक नेशनल सिंबल है। तो वैसे ही फ्रांस के भी कुछ नेशनल सिंबल्स थे उस टाइम में, पॉलिटिकल सिंबल्स कह सकते हैं उनको। ठीक है, जो कि यूज अच्छे से हो जाते थे लोगों के द्वारा। क्यों हो जाते थे अच्छे से, इसका रीज़न ये था कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, लिखने से अच्छा वो डायग्रामेटिक वे में समझाती थी, लिखती नहीं थी वो। ठीक है, मतलब वी कैन से कि जो जैसे लिखी जाते चीज़ें जो लिखी जाती हैं, अब क्या होता था इसमें कि जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हो गए, इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ एंड ये सब ये लिखे होते थे, तो लोग उन्हें पढ़ नहीं पाते थे। बट इन सिंबल्स के द्वारा, इन सिंबल्स की हेल्प से क्या होता था कि लोग इजीली चीज़ों को समझ लेते थे, लोग लोग उन्हें समझ लेते थे। अब जैसे कि आपने देखा, मैं एक एग्जांपल दी थी आपको। क्या एग्जांपल, कि देखो आपने देखा था कि जब हम जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे, उनके जो आइडियाज़ थे उनको वो बुक्स में लिख देते थे। उसके बाद फिर जो लोग पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, तो उनके लिए क्या होता था भाई कि जो रीड कर लेते थे वो लोग, तेज तेज पढ़ पढ़ के सुनाते थे, ताकि उनको भी उनके आइडिया, फिलोसोफर्स के आइडियाज़ के बारे में पता चले। ठीक है, तो वैसे ही था यहाँ पे कुछ, कि यहाँ पे सिंबल की हेल्प से समझाने की कोशिश की गई थी। तो बस यही है। उसके बाद फिर यहाँ पे सिंबल्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली मैंने बता दिया कि सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। अब जो ये सिंबल्स है ना भाई, इनको हम पढ़ेंगे पिक्चर्स के हेल्प से, मतलब बुकिश ले एकदम, उसमें नहीं, बुकिश मैं आपको समझाऊंगी, मतलब बुकिश से समझाऊंगी, बट थोड़ी पिक्चर्स को बड़ा करके और अच्छे से क्लियर करके देखते हैं। देखिए क्या, चलो देख लेते हैं, है ना। ओके, एक सेकेंड अपना, चलो इसको हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो सिंबल है, जो कि इनफेक्ट आपकी बुक में भी है ये सिंबल, मैं यहाँ पे दे रही लिख के। जो हमारा पहला सिंबल है वो क्या है, द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन, ठीक है, क्या है, ब्रोकन चेन। इसका मीन्स क्या है, जो चेन्स यूज होती थी स्लेब्स को बांधने के लिए, टू फेटर स्लेब्स, स्लेब्स को बांधने के लिए जो चेन्स यूज होती थी, जब मतलब स्लेब्स आज़ाद हुए तो फिर ये चेन्स को तोड़ दिया। मतलब अब ये सिंबल किसका बन गया है, ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, इसके लिए एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ठीक है, लिखेगा यहाँ पे, ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर ब्रोकन चेन stands for act of becoming, ये सी बना हुआ है, ठीक है, डोंट माइंड, बिकमिंग फ्री। सी ओ आएगा पहले बिकमिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना, BEC फिर OMING, ठीक है, बिकमिंग फ्री। राइटिंग में मजा आ रहा है क्योंकि इस पे सही से क्लियरली आ नहीं पाती है। ठीक है, तो डोंट गो ऑन राइटिंग, बस समझ लेना। सो ब्रोकन चेन किसका सिंबल थी, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री।
ब्रेकिंग चेन स्टैंड्स फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो आता है बंडल ऑफ रॉड फेसेस। ये बंडल ऑफ रॉड फेसेस, इस रॉड फेसेस का मतलब क्या था? पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैं आपको एग्जांपल देगी, आप अपने हैंड को लो, ये आपकी 5 फिंगर्स है। अब इसमें से ना आप क्या करो, सिर्फ अपनी एक ही फिंगर को अभी निकालो, ठीक है। एक फिंगर को आपने निकाला एंड जब आप इस फिंगर को मतलब वैसे करके दबाओगे, या फिर कोई कोई है उसने फिंगर पकड़ ली और वो खींच रहा है, फिर टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, ठीक है, और तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, आपकी एक फिंगर है तो वो इसलिए टूट जाएगी, टूट जाएगी ना। आपने इसकी एक स्टोरी भी सुनी होगी बंडल ऑफ स्टिक्स वाली में, है ना। तो आपकी जो एक फिंगर है ना वो टूट जाएगी। बट वहीं अगर आप क्या करो कि इस इन फिंगर्स को मिला लो, एक मुट्ठी बना लो, तो क्या इन्हें कोई तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा, है ना। वही ना टूट जाए, मीन्स वही टूट जाएगा, पर इन फिंगर्स को कुछ नहीं होगा, इनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक और एग्जाम्पल कि आपने स्टोरी सुनी होगी बचपन में, है ना, बहुत सारी इसकी स्टोरी बहुत बार सुनी होगी कि एक किसान था, उसके 4 सन्स थे। हर एक को स्टिक दी और कहा कि एक एक तोड़ के दिखाओ, इसलिए टूट गई। बट वही बंडल बना के दिया तो नहीं तोड़ पाए कोई भी। क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत थी उन बंडल्स में। तो वी कैन से कि ये जो सिंबल है आपका, ये पता है किस लिए खड़ा होता है? बंडल ऑफ रॉड्स वाला, इसका नेम आप लिख दो, बंडल ऑफ रॉड्स। बंडल ऑफ रॉड्स रॉड्स और फेसेस आपके ऊपर में दिया गया है। रॉड्स और फेसेस, इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। मेन मतलब इसका यही है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ठीक है। सो स्ट्रेंथ, अरे यहाँ पे किसकी लाइन, सॉरी, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो ये आपकी रॉड दिखाती है, क्या शो करती है? स्ट्रेंथ जो है ना भाई, कहाँ पे मिलती है? यूनिटी में। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। सो वन रॉड जो होती है इजीली टूट जाएगी, बट अगर क्या बोलते हैं, इन रॉड्स का एंटायर बंडल बना दो तो इजीली नहीं टूटेगा। और इन रॉड्स में आपको फ्रेंच के नेशनल कलर्स भी दिख रहे होंगे। उसका नेक्स्ट जो है वो है ये वाला। इसमें क्या है? आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। आई जो कि ट्राइंगल के अंदर है, ये लाइट को, रोशनी को, है ना, प्रकाश को फैला रही है। अब देखो यहाँ पे बात किस प्रकाश की और किसकी की गई है। जो वी कैन से कि जो ये आई है, आप इस आई को देखो, इसका मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो आई है, जो ये खड़ी है भाई, आई जो है, ये आई पता किसके लिए है? ये आई खड़ी है नॉलेज के लिए। और कब से रो रही है भाई? नॉलेज नॉलेज नॉलेज, एक तरीके से आप ऐसे याद करोगे, जो आई है आपकी ना भाई, नॉलेज के लिए खड़ी है। ये चाह रही है कि नॉलेज जो है हर तरफ फैले, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपको ये याद करे, ये आपको लर्न करने, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स बना के याद कर लो, ठीक है। तो वही ये आई किसके लिए फैली हुई है? नॉलेज के लिए यहाँ पे है, ठीक है। ये नॉलेज स्प्रेड करेगी, आप इस तरीके से याद कर लो कि आई जो है ना वो जो ट्राइंगल में, ये किसके लिए? इट स्टैंड फॉर नॉलेज। तो आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ठीक है। ये कह रही है भाई नॉलेज स्प्रेड करो, नॉलेज स्प्रेड करो, कब से रोए जा रही है, नॉलेज स्प्रेड करो, ठीक है। तो आई जो है ना वो किसके लिए होती खड़ी है? नॉलेज के लिए खड़ी है। और जो आपका जो रेज, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये जो रेज है ना, ये रेज, जो ये रेज आ रही है, ये रेज किसके लिए है? ये सन की रेज है, जो कि घने काले बादलों को हटाएगा। आपके में कहते हैं क्लाउड्स ऑफ इन इग्नोरेंस, तो उसका मतलब यही है, जो कि काले बादलों को हटाएगा, है ना। क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस जो होते हैं उनको हटाएगा, इसका मीन्स यही होता है, ठीक है। तो काले बादलों को हटाएगा ये। जब ये नॉलेज स्प्रेड होगी ना, तो फ्रांस में जो मुसीबतें हैं, जो लोग की पीपल, जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हटाएगा जब नॉलेज स्प्रेड होगी फ्रांस में, ठीक है। तो ये किसके लिए? आई स्टैंड्स फॉर द नॉलेज एंड द लाइट्स, द रेज ऑफ द सन आर फॉर क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, वी कैन से,
ठीक है। तो रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे दी क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, घने काले बादलों को हटा देगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सॉरी ये है, ये क्या है, स्कैप्चर। क्या है ये, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, SCEPTRE। ये क्या है, ये पूरा ठीक है। आप तो कह रहे हो ये तो लग रहा है कोई परी के पास ऐसा गोल गोल छड़ी। तो देखो ये स्कैप्चर हर एक रॉयल पावर के पास, मतलब जो वहाँ का किंग होगा, जो रॉयल पावर होगी उसके पास ये स्कैप्चर रहता है, क्योंकि ये सिंबल है, ये रॉयल पावर का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर, है ना। लुकिंग क्वाइट गुड, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। तो ये किसकी लिस्ट है, रॉयल पावर के लिए खड़ा है, स्टैंड्स फॉर द रॉयल पावर। नेम क्या है इसका, स्कैप्चर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है ये, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल। सांप अपनी पूंछ को खा रहा है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल। सॉरी। अब इसका मतलब क्या है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल का मतलब क्या है, देखो स्नेक बाइटिंग इट्स टेल का मीन्स यही है कि जो, जैसे आपने देखा होगा कि जब ये स्नेक अपने इसको खा रहा है, टेल को खा रहा है, तो ये किसका शेप, एक रिंग का शेप फॉर्म कर रहा है ना, गोल गोल एक रिंग का शेप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, स्नेक जब अपने टेल को खा रहा है तो एक स्नेक का एक रिंग का क्या शेप फॉर्म कर रहा है ना। तो वेट, तो अब क्या है, स्नेक वाइडिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसका मतलब क्या है, सिंबल ऑफ एटर्निटी। इसका एटर्निटी, सिंबल ऑफ एटर्निटी, मतलब एटर्निटी मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, इसका कहीं खत्म ही ना हो। आपके पास ये रिंग है फॉर सपोज, तो आप कहाँ से, आप क्या, जैसे आपके एक सर्कल वाले एक रिंग है आपके पास, तो आप क्या पहचान सकते हो कि उस रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो ख़त्म कहाँ पे हुई थी। वो गोल 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 है, घुमाते जाएगा, गोल गोल घूमती जाएगी। तो वैसे ही ये स्नेक कितनी भी टेल खाता रहे पर कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो किसका है, सिंबल ऑफ एटर्निटी का, दिस इज द सिंबल ऑफ एटर्निटी। ठीक है, ना इसका कोई शुरुआत है ना इसकी कोई अंत है। द रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग और नॉर द एंडिंग। ठीक, इतना समझ आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है रेड फ्रिजिशियन कैप। ये क्या होता है भैया, है ना, रेड फ्रिजिशियन कैप, किसे अजीब अजीब से नेम आ रहे हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे लिख दूं पहले, रेड फ्रिजिशियन कैप मतलब क्या, कैप worn by the slave, कैप worn by the slave on becoming free। वो कैप जो कि स्लेव्स पहनते थे अपने सर पे जब वो आज़ाद हो चुके थे, एक ये दिखा देते कि अब हम किसी के भी अंडर में नहीं, किसी के भी अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, जब वो ये रेड कैप पहन लेते थे। ठीक है, तो ये किसका सिंबल था, ये था रेड फ्रिजिशियन कैप। किसका सिंबल था, कैप worn by the slave टू शो और वी कैन से स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, फिर ऑन बिकमिंग फ्री। ये कैप को ये वियर करते थे और ये एक तरीके से सिंबल था कि हम फ्री हैं, आप किसी के भी अंडर में नहीं है। ठीक है तो इसलिए लोग ये कैप पहनते थे। इसको बोलते हैं रेड फ्रिजिशियन कैप। अब इसके बाद ब्लू वाइट एंड रेड, ये क्या होता है, आपने फ्रांस का फ्लैग देखा है कभी, इसमें ब्लू वाइट रेड कलर होता है ना, ब्लू वाइट और रेड। ठीक है, ब्लू वाइट और रेड। ओफो, क्या हो गया भाई ये। अब देखो ब्लू वाइट और रेड का मीन्स क्या है, आप देखो इसके इसके क्लोज को देखो तो आपको समझ में आएगा। पहले तो देखो इसके हाथों में एक ब्रोकन चेन है, ठीक है,
इसके हैंड में देखो ये ब्रोकन चेन है। मैं यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके ओके। तो अब आप देखो इसके हैंड्स में क्या है, एक ब्रोकन चेन है। समझ में आ रहा है आपकी, नहीं आ रहा है? ठीक है। तो उसके हेड में क्या है, ब्रोकन चेन। ये देख लो ब्रोकन चेन बनी हुई है। मतलब ब्रोकन चेन का मीन्स क्या होता है, ब्रोकन चेन किसके लिए, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, कि हम फ्री हैं। ठीक है, तोड़ दिया उस चेन को। जो हाथ में हथकड़ियाँ टाइप बनी रहती है उनको तोड़ दिया। अब हम किसी के बंदी नहीं है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ठीक है। अब ब्लू व्हाइट और रेड का देखो। आप देखो ये ब्रोकन चेन, और यहाँ पे देखो ये जो कलर है, ये कपड़े जो पहने हैं नीचे ब्लू है, हैंड के इधर साइड कॉर्नर में देखो व्हाइट है, और ये ऊपर जो है ये वाला पार्ट ये रेड है। ठीक है। ये कैसा पार्ट है, रेड पार्ट है। ब्लू ये वाला, वाइट ये वाला, एंड ब्लू वाइट एंड रेड। ठीक है। तो या फिर ब्लू वाइट एंड रेड कलर। ये क्या है, नेशनल कलर है। कहाँ की नेशनल है, फ्रांस के। ऑब्वियसली फ्रांस के नेशनल कलर होंगे। फ्रांस की पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रांस के होंगे ना, इंडिया के तो होंगे नहीं। ठीक है। तो क्या है भाई, फ्रांस के नेशनल कलर कौन से, ब्लू वाइट एंड रेड। ठीक है, ब्लू वाइट एंड रेड, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। चलो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ये आता है आपका, ये क्या है, विंग्ड वुमेन है। विंग्ड वुमेन, डब्लू बनाएगी। ठीक है, विंग्ड वुमेन, इसका मीन्स क्या है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। सो क्या है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, PER यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, मैंने पहले कहा था राइटिंग में मत जाना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें इसमें डिवाइस में सही से राइटिंग आ नहीं पाती है। तो क्या है कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है एक लेडी की जो कि विंग्स पहने हुए है, ये विंग्स पहने हुए हैं। तो ये क्या है कि भाई ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक न्याय की देवी है ना, न्याय की प्रतिमा, देवी है एक तरीके से न्याय की। ठीक है। तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये इनका मीन्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लॉ टैबलेट्स, ओ सॉरी, ये देख लो, ये वाली पिक्चर दिखा देती हूँ। लॉ टैबलेट्स, ये देख सकते हो आप, ये टैबलेट, लॉ टैबलेट है ना। तो ये लॉ टैबलेट है, कोई बना लेना, लॉ टैबलेट। आप इन सिंबल्स को ना कैसे लर्न कर सकते हो, बना के भी ड्रॉ करके भी लर्न कर सकते हो, कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि इसको भी आप चाहो तो बना सकते हो, इसको भी बना लेना। ठीक है। तो क्या है ये कि ये लॉ टैबलेट है। लॉ टैबलेट क्या, लॉ टैबलेट का मतलब क्या है एक्चुअली, लॉ टैबलेट, इसका मतलब होता है लॉ इज सेम फॉर ऑल, सभी के लिए लॉ इक्वल है, सेम है। ठीक है, इट इज इक्वल बिफोर लॉ, वी कैन से लॉ इज ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, वी ऑल आर, सॉरी वी नहीं, जो फ्रांस के था ना, तो फ्रांस के पेपर उस टाइम पे, कि फ्रांस हर एक पर्सन के लिए क्या है, इक्वल है। मतलब फ्रांस के लिए वी कैन से कि वी आर इक्वल बिफोर लॉ, तो हम लॉ के सामने सब इक्वल हैं। ठीक है, हम लॉ के सामने सब इक्वल हैं। क्या है, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। ठीक है, सो एवरीवन इज इक्वल फॉर लॉ, ये होता है। ठीक है, लॉ इज सेम फॉर ऑल। चेंज तो होगा नहीं हर बार कि हर साल लॉ चेंज हो, हर साल लॉ चेंज हो, ऐसा तो होगा नहीं। लॉ इज इक्वल फॉर लॉ। अब देखो ये कंबाइंड पिक्चर है। ठीक है, ये कंबाइंड पिक्चर है, इसमें आपको वो सारे सिंबल्स एक साथ कलेक्ट मिलेंगे। सॉरी। ठीक है,
तो देखो पहला सिंबल आप देख लो। देखो ये वुमेन है, ये जो ब्लू कलर का पहने है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का पहने हुए है, ये रेड पहने हैं, इधर साइड कॉर्नर में इसकी जो वायर है यहाँ पे वाइट है। ये क्या है, नेशनल कलर है फ्रांस के। अब जो हाथ में डाली हुई है क्या है, ये है भाई ब्रोकन चेन्स। ठीक है, क्या है, ब्रोकन चेन्स। स्टैंड फॉर एक्टिंग, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, स्टैंड ऑफ एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। जो नेक्स्ट हमारी है वो है विंग वुमेन। और इन विंग्ड वुमन के पास अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, तो इन विंग्ड वुमेन के पास इनके हाथ में कुछ है। वो क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर्स कैप्चर, है ना। जो नेक्स्ट है वो क्या है, बंडल्स ऑफ रॉड, रॉड के बंडल्स, बंडल्स ऑफ रॉड। तो भाई ये हो गया। और आप देख लो, ये देख लिया आपने यहाँ पे ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा भाई ओके, अब देखो ये आपने देख लिया यहाँ पे, ये क्या है, ये वाला रॉड। किसकी रॉड है, ये वाली बंडल ऑफ रॉड्स। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो लॉ टैबलेट है ना, लॉ टैबलेट तो है ही इसमें। और विंग वुमेन देख ली, और ये कलर ऑफ फ्रांस, नेशनल कलर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक और सिंबल, ओके, नेक्स्ट सिंबल कौन सा हमारा, नेक्स्ट है ये वाला। ऊपर देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये पहचान लो इसको, क्या है ये। चलो आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है, मैं बता दे रही फिर भी। आई विद इन अ ट्राइंगल, आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, ठीक है। आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। अब आई किसके लिए होती है, फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए आईज होती हैं। सो ये आई हो गई, ठीक है। और आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स। तो ये सिंबल्स आपको क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। सिंबल सारे मैंने आपको बता दिए, जितने भी सिंबल्स थे इसमें, ठीक है। हर एक को एक एक करके बता दिया, सारे सिंबल्स हो गए आपके। और सारे बता दिए भी मैंने। फिर भी इन सिंबल्स को अच्छे से पढ़ना है, ये एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से इनको चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मैंने कहा ना कहीं से भी आ सकता है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन रखना है। और मैं हमेशा कहती हूँ भाई, जो चैप्टर पढ़ा दूँ उसको एक बार घर पे जा, मतलब घर पे क्या करना, वो जो भी मैंने टॉपिक जो भी पढ़ाया है, उसको पहले उठा के रीड करना, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसको सबको अंडरलाइन कर लेना। बस इतना सा काम करना है, इतना काम कर लो बस, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर हो गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और वीडियोस अच्छी लगती है तो बाकी वीडियोस भी सारी आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो चलते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो थर्ड वाला है, फ्रांस एबोलिसिस मोनार्की वाला, ठीक है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पे आ गए हैं। 2 पार्ट अभी ख़त्म किए हैं इस बुक के, अभी थर्ड पे है। तो थर्ड वाला हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ख़त्म करवा दूँगी आपका पूरा। और यहाँ पे आज आपका सेकेंड पार्ट ही फिनिश होता है। तो आई होप सेकेंड पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है तो फटाफट से कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इतना क्लियर है। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।